गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने C3 चक्र स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने पढ़ा था भाई C3 चक्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, केल्विन बेंसन किस सवाल पे इन्होंने अध्ययन किया था, प्रथम उत्पाद क्या बनता है, C3 नाम क्यों होता है, ये बात की थी। आज अपन C3 आरेख के बारे में बात करेंगे। तो इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं C3 आरेख को, फिर इसके बारे में अपन आगे जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको बना लेते हैं अच्छे से। आरेख जो भी C3 का है वे किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से ये क्या क्या उत्पाद बनते हैं, सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से बनाना, कहीं से भी बना सकते हैं अपन, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। RUBP की पुनः उत्पत्ति। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि भाई इसमें एंजाइम काम करता है कौन सा, राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट। ये एंजाइम काम करता है और इसके कितने अणु, 6 अणु। ठीक है, इससे कौन सी क्रिया होगी, आपके फास्फोरिलीकरण की क्रिया होगी। और फास्फोरिलीकरण की क्रिया की वजह से क्या होगा आपके कि फास्फोरिलीकरण, ये फास्फोरिलीकरण हो गया। ठीक है, और फास्फोरिलीकरण होने की वजह से इसमें फिर क्या बनता है आपके, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं कि ये उत्पाद बन गया। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके 6 ATP जो होती है, इसके भी कितने अणु बनाएंगे, 6 अणु बनाएंगे। कितने अणु बनाएंगे, 6 अणु। और इसमें क्या होता है कि इस क्रिया के लिए जो ATP है, 6 ATP टूटती है और क्या करती है, 6 ADP का किस में टूटेगी, 6 ADP में, और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इनमें कार्य को करने के लिए। ठीक है, इसके आगे क्या प्रोडक्ट होगा आपके कि इसके बाद में पहला कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होगी। ठीक है, कौन सी क्रिया होगी, कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होगी, कार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया में क्या होता है आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होगी। इस क्रिया के अंदर आपके देखिए क्या क्या जुड़े, CO2, और CO2 के साथ क्या होती है, रंध्रों के साथ, ये रंध्रों से CO2 आती है, CO2 के साथ कुछ जल के अणु भी आते हैं। रस्टों के कितने अणु आते हैं, 6 अणु। ठीक है, रंध्रों के द्वारा CO2 प्राप्त होती है और इसमें पहला उत्पाद बनता है, उसका नाम है आपके फास्फोग्लिसरिक अम्ल, जिसे अपन शॉर्ट में PGA भी लिखते हैं। क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल, और इसके कितने अणु बनते हैं, 12 अणु। ठीक है, ये 12 अणु बन गए फास्फोग्लिसरिक अम्ल के। और इसके बाद में क्या होता है आपके, और ये बाद में वापस क्रिया होती है आपके फास्फोरिलीकरण की क्रिया होगी। फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण मतलब जानते हो। ठीक है, ATP जो होता है उसका उपयोग होता है। ठीक है, और इसमें कितनी ATP का उपयोग होगा, 12 ATP। और ये 12 ATP किसमें टूटेगी, ADP और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के अंदर। और क्या उत्पाद बनेगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, और इस अम्ल का निर्माण होगा और इसके भी कितने अणु होंगे आपके, 12 अणु बनेंगे। कितने अणु बनेंगे, 12 अणु। और उसके बाद में क्या होता है आपके, दूसरी अगला प्रोसेस होगा आपके, कौन सी क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया होगी। क्या होगा आपकी बार, कैसे आगे, अपचयन होगा, अपचयन। ठीक है, और अपचयन होने से आपको पता है अपचयन किसका होता है, NADPH2 जो होती है, ये इसमें अपचयन का गुण पाया जाता है। तो ये 12 NADPH जो होती है, ठीक है, तो ये 12 NADP जो होती है आपके
NADPH2 जो होते हैं किस में टूटते हैं आपके 12 NAD में टूटते हैं, 12 NADP में टूटते हैं। इससे ऊर्जा का उपयोग होता है, आपको पता है एक NADPH2 जो होता है ATS के अंदर 3 ATP के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। और इससे क्या बनेगा ऑप्शन की वजह से 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। 3 यहाँ लिख देता हूँ नीचे थोड़ा और, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और इसके भी कितने अणु बनते हैं आपके 12 अणु बनते हैं। इसके बाद ये जो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है इससे क्या होता है आपके नेक्स्ट स्टेप में बनेगा आपके 5 आपके जाइलुलोज फास्फेट शर्करा बनेगी, 5 जाइलुलोज फॉस्फेट, ठीक है। इसके कितने अणु बनेंगे 4 अणु, और साथ में किसमें टूटेगा एक पे 5 राइबोज फास्फेट में, और इसके कितने अणु बनते हैं 2 अणु। तो इस प्रकार से शर्करा का निर्माण होता है। साथ में इस 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 12 अणुओं में से इधर क्या होते हैं आपके 2 अणु इधर चले जाते हैं आपके 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। इसके 2 अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसका ग्लूकोज का, और ग्लूकोज से फिर आपको क्या पता सुक्रोज, और सुक्रोज से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से ये क्या होते हैं सभी अणु कार्य करते हैं। और इस 5 जाइलुलोज फास्फेट से जो आपके RUBP की पुनः उत्पत्ति होती है क्या बन जाता है राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से चक्र चलता रहता है, और इस चक्र को क्या कहते हैं केल्विन बेंसन चक्र। ये क्या चक्र क्या कहलाता है केल्विन बेंसन चक्र कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गया इसका आरेखीय निरूपण हो गया, क्या हो गया केल्विन बेंसन चक्र का आरेखीय निरूपण। नीचे लिख देता हूँ चित्र, एग्जाम में आता है तो पूरा बनाना पड़ता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसकी अभिक्रियाएं क्या होती है देखो उसकी बात करेंगे अभी। केल्विन बेंसन चक्र ऐसे कहा जाता है C3 चक्र का आरेख। केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र का आरेख हो गया। अब देखिए इसमें मुख्य रूप से 3 अभिक्रियाएं होती है कि एक तो आपके अभिक्रिया होती है फास्फोरिलीकरण की, एक होती है कार्बोक्सिलीकरण की, और एक होती है अपचयन, ठीक है। फास्फोरिलीकरण के अंदर क्या होता है ATP जो है टूटने से राइबोलोज 1,5-bis फास्फेट बनता है, ठीक है। कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया से CO2 का उपयोग होगा तो आपके PGA फर्स्ट आपके पहला उत्पाद बनेगा जो क्या होगा 3 कार्बन युक्त होगा, और बाद में क्या होगा रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, जिसमें आपके क्या होगा 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा, जिससे 2 अणु फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो आपके ग्लूकोज के फॉर्मेशन में योगदान देंगे। बाकी जो 10 अणु आपके नई शर्करा जाइलुलोज फास्फेट का निर्माण करेंगे जो आगे जाकर RUBP की पुनः उत्पत्ति करेंगे। इसके बारे में अपन को ये जानकारी देंगे। देखिए वापस एक बार मैं सारे को थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, फिर अपन क्या है इसके बारे में कैसे अभिक्रिया लिखनी होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि भी सबसे पहले आपके राइबोलोज 1,5-bis फास्फेट जो होता है ये आपके CO2 को ग्रहण करने वाला होता है, ठीक है। कि राइबोलोज 1,5-bis फास्फेट जो होता है ये एक आपके RUBP कहते हैं शॉर्ट में, ये आपके CO2 ग्रही होता है, प्रथम CO2 ग्रही होता है, ठीक है। ये CO2 को ग्रहण करता है, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलीकरण क्रिया। और CO2 जो होता है आपको पता है रंध्रों के द्वारा आती है, साथ में जल के अणु हो जाते हैं, और इसके आने की वजह से पहला उत्पाद बनता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल जिसे बोला जाता है PGA। और ये पहला कार्बन जो आपकी यौगिक बनता है ये 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसे कहा गया C3 चक्र कहा जाता है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका पहला स्टेप हो गया कि आपके क्या होता है कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया किस प्रकार से होती है। उसके बाद में क्या होता है कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है। इसकी फास्फोलिकरण की होती है कि भाई इसको ATP जो होती है टूटती है, और ATP तोड़ के क्या करती है आपके 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाती है। इसके बाद अणु बनते हैं, फिर इसका अपचयन होता है। अपचयन आपको पता है ATP और आपके NADPH2 जो होते हैं, NADPH2 आपके रिडक्शन या अपचय क्षमता वाला होता है। ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल को डाइफास्फोग्लिसरिक में तोड़ेगा, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में तोड़ेगा, और इसके बाद अणु में से 10 अणु जो होते हैं वो तो आगे जाकर वापस जाइलुलोज फास्फेट शर्करा बनाएंगे, ये RUBP की पुनः उत्पत्ति करेंगे। क्योंकि ये चक्कर चलने की चक्कर चलता रहे इसके लिए क्या है RUBP की उत्पत्ति जरूरी है।
कि भाई आरयूबीपी का निर्माण होना जरूरी है। आरयूबीपी नहीं रहेगी तो CO2 को ग्रहण कौन करेगा, और CO2 को ग्रहण कौन करेगा, तो फिर ये प्रोसेस चक्कर नहीं चलेगा। तो कम से कम क्या है कि भाई आपकी ये प्रोसेस कब तक चलता रहे, तब तक क्या हो आपके ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो। ठीक है, तो ग्लूकोज के निर्माण तक वापस आरयूबीपी का निर्माण होगा, और किसकी उपस्थिति में होता है, राइबोलेज मोनोफॉस्फेट एंजाइम की उपस्थिति में होता है। फास्फोलिकरण की क्रिया होती है, मतलब एटीपी जो इसमें काम आएगी, एटीपी काम आएगी किसी टूटेगी, एडीपी में टूटेगी और राइबोलेज 1,5-बिस्फॉस्फेट बनेगा, वापस फिर ये चक्कर चलता रहेगा। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, एक तो आरयूबीपी सभी महत्वपूर्ण, सभी एंजाइमों का अपना अपना रोल है, किस प्रकार से कार्य करते हैं। अब इसकी अभिक्रिया है वो अभी अपन पढ़ते हैं। देखिए अपन बात कर रहे थे इसमें कि भाई अपन ने केल्विन चक्र बना लिया था, तो अपन इसमें देखो स्टार्ट करते हैं भी किस प्रकार से एग्जाम में आया। तो इसको पूरा जैसे बड़ा क्वेश्चन आता है केल्विन बेंसन चक्र का, या तो फिर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा केल्विन बेंसन चक्र का आरेख बनाइए, या फिर पूरा क्वेश्चन आता है केल्विन बेंसन चक्र को आपके आरेख द्वारा इसकी अभिक्रियाओं को समझाइए। तो अभिक्रिया किस प्रकार से समझानी है उसकी देखिए बात करते हैं अपन। अब सुन लीजिए, देखिए कि भाई अपन स्टार्ट क्या किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई एक C3 चक्र जो है, इसे C3 चक्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका प्रथम स्थायी यौगिक होता है वो फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, जो क्या होता है 12 अणु का होता है। 12 अणु इसमें होते हैं, लेकिन यह होता क्या 3 कार्बन का होता है, तो C3 चक्र होता है। तो देखिए आरयूबीपी जो है, ठीक है, ये क्या करता है, CO2 से क्रिया करके CO2 की उपस्थिति में क्या बनाता है, PGA बनाता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। एक चीज और देखिए, मैंने आपको बताया अपन एक प्रकाशिक अभिक्रिया में C3, C4 और केम प्लांट्स 3 की बात करेंगे। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में जब हुई थी मैंने बताया था, इससे पहले मैंने आरेख द्वारा भी समझाया था। अब देखिए C3, C4 केम प्लांट्स में क्या अंतर है। देखिए आरयूबीपी जो इसकी क्वालिटी क्या है कि जब वातावरण में CO2 की अधिकता होती है, ठीक है, तब तो ये CO2 के साथ क्रिया कर लेता है। और मान लीजिए वातावरण O2 की अधिकता हो गई तो ये O2 से क्रिया करके क्या बना देता है, C2 चक्र बना देता है, ग्लाइकोलेट चक्र कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रकाश शोषण कहते हैं, जो एक हानिकारक अभिक्रिया जो C3 के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, और C4 प्लांट्स में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। C4 के अपने आप को डेवलप कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बताऊंगा पूरा पण मध्योतक मेजोफिल सब सेल्स का पूरा बताऊंगा प्रोसेस करेगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये प्रकाशिक अभिक्रिया, किस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं है क्या। देखिए ऐसे अपन समझे इस क्रिया को करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो फिर आप सोचेंगे सर प्रकाश संश्लेषण बिना प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, कैसे होगा। देखिए अपन मैंने आपको जब प्रकाश संश्लेषण आपको क्रियाविधि पढ़ी थी अपन ने, PS फर्स्ट PS सेकंड पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि प्रकाश का क्या कार्य है, कि प्रकाश जो आ रहा है फोटोन के रूप में ऊर्जा आ रही है, इसका कार्य है कि भाई जो आपके वर्णक पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसका निर्माण किया जाता है, ATP का और NADPH2 का निर्माण किया जाता है। ये बात बोली। तो यहाँ पे अपने ATP ऊर्जा का सोर्स का कार्य करता है, और NADP जो आपके रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट आपके प्रोडक्ट की तरह कार्य करता है, अपचयन की तरह कार्य करता है। तो अपन क्या ATP NADPH2 का यूज हो जाता है, तो अपन को प्रकाश की आवश्यकता इनडायरेक्टली पड़ती नहीं है। बाकी प्रकाश की अनुपस्थिति में कोई क्रिया होना संभव नहीं है, लेकिन एक चीज है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ प्रकाश की अभिक्रिया, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन को क्या मिल जाता है ATP और NADPH2, क्योंकि दोनों में स्वांगीकरण की क्षमता होती है, इसको ग्रहण करके क्या होती है, प्रोसेस आगे चलता है। तो ये आरयूबीपी बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही अलग प्रकार का आपके ये कह सकते हैं पदार्थ है, शर्करा है, ठीक है, राइबोलोज, जो ये क्या करती है CO2 की उपस्थिति में तो आप क्या बनाएगी, PGA बनाएगी, और जब मान लीजिए CO2 की कमी और ऑक्सीजन की अधिकता हो जाए तो ये क्या करती है, C2 चक्र का निर्माण करती है, ग्लाइकोलेट चक्र का निर्माण करती है, जो क्या प्रकाश शोषण कहलाता है। पढ़ेंगे आगे। ये प्रकाश शोषण एक हानिकारक क्रिया है जिसकी वजह से C3 प्लांट से इतने अच्छे नहीं होते हैं, जबकि C4 प्लांट जो अपने आप को इस प्रकार से डेवलप कर लेते हैं तो वो प्रकाश शोषण कर पाते हैं। केम प्लांट्स में कुछ ऐसा होता है, मैं दोनों को डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अब देखिए एग्जाम में क्या आता है, आप सोचें सर अभिक्रिया कैसे लिखनी, देखिए स्टार्ट कहाँ से करना मैं आपको समझाता हूँ कि भाई एग्जाम में आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये चक्र समझना है कि सबसे पहले क्या होता है कि भाई आरयूबीपी जो होता है इसकी उपस्थिति में राइबोलोज मोनोफॉस्फेट जो आपके क्या है, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट जो आपके एंजाइम राइबोलोज मोनोफॉस्फेट फास्फोकाइनेटेज आपके काइनेटेज एंजाइम होता है। एक फास्फोकाइनेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोलिकरण की क्रिया होती है। फास्फोलिकरण का मतलब हो गया एटीपी जो है एडीपी में टूटती है, क्योंकि आपके आरयूबीपी जो है वो CO2 से क्रिया करे, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके एटीपी की इनकी उपस्थिति में क्या बनता है, राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट। तो पहले अभिक्रिया क्या हो गई, आप क्या लिखेंगे अभिक्रिया में, हेडिंग कैसे लिखेंगे कि राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का फास्फोलिकरण, राइबोलोज 5 या मोनोफॉस्फेट का फास्फोलिकरण। अब अभिक्रिया कैसे होगी कि अभिक्रिया में आपको क्या लिखना है कि भाई राइबोलोज ये जो आपके मोनोफॉस्फेट, देखो मोनो मतलब होता है एक, ये दिल मोनो लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी चल जाता है। तो राइबोलोज आपके 5 फास्फेट कितने अणु, 6 अणु, तो ये लिख सकते हैं। तो अभिक्रिया कैसे होगी, देखो मैं इसी में लिखे बता देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ आए। इस केल्विन बेंसन चक्र को हटा देता हूँ बीच में से। ये मान लीजिए अभिक्रिया लिखनी, तो पहले अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, यहाँ से 6 इसको हटा दीजिए, पूरी अभिक्रिया। और ये कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, तो इसमें एंजाइम काम करेगा आपके फास्फोपेंटोकाइनेज। देखिए आपको काइनेज तो क्या कार्य करता है, तोड़ने का,
राइबोलोज की कितनी कार्बन की श्रृंखला है आपके, ठीक है, ये 5 कार्बन की श्रृंखला होती है। तो फास्फेट को तोड़ने के लिए पेंटा 5 इसलिए काइनेज, ठीक है, फास्फोपेंटाकाइनेज क्या होगा, फास्फोलिकरण मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि एटीपी जो है वो किस में टूटेगी, एडीपी में। ये लिख दिया रिप्रेजेंट, जैसा डायग्राम देखो शो कर रखा है, 6 एटीपी है, 6 अब है। अब क्या बनेगा, राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट। तो कितने अणु बनाएंगे, 6 अणु। तो यहाँ लिख देंगे 6 राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट, ये बन गए। अब ये पूरी एक अभिक्रिया होगी। अब एग्जाम में से इस लिखनी है आपको। अब इसका वर्णन करना कैसे करेंगे कि भाई ये प्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 ग्रहण करने के लिए वे कौन सा यौगिक होता है आपके, 5 कार्बन वाला RUBP होता है। और RUBP होता है, इसका निर्माण कैसे होता है कि इसका निर्माण जो है आपके राइबोलोज मोनोफास्फेट के फास्फोकाइनेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है आपके, एक अणु जो होता है वो ग्लूकोज के निर्माण में और 6 अणु CO2 के ग्रहण कर लिए जाते हैं और क्या बन जाता है, 6 राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट का निर्माण हो जाता है और 6,1,5 फास्फेट बन जाता है। फिर इसका क्या होगा, कार्बोक्सीकरण। कार्बोक्सीकरण मतलब जानते हो CO2, एक अभिक्रिया होगी। दूसरी अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, देखिए कि दूसरी अभिक्रिया में क्या लिखेंगे कि राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट है, कितने अणु है, 6 अणु। यहाँ लिख दिए 6 अणु, या नीचे लिख दीजिए, कोई बात नहीं, अभिक्रिया ये अभिक्रिया का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, किसकी भी RUBP कार्बोक्सिलेज, मतलब अपने इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, रूबिस्को बोलते हैं। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, रूबिस्को। ये रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनेगा आपके, PGA बनेगा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल बोले बनेगा। कितने, ये 3 कार्बन वाला है। कितने अणु बनेंगे इसके, 12 अणु बनेंगे, 12 अणु। ये आगे 3 लगा क्या, 3 कार्बन का है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ पीछे 3 कार्बन। तो ये अभी दूसरी अभिक्रिया होगी। क्या लिखोगे इस अभिक्रिया में कि भाई प्रथम फास्फोलिकरण की क्रिया होती है, जैसे क्या बनता है, RUBP बनता है। और RUBP जो होता है ये CO2 ग्राही है, तो ये CO2 का ग्रहण करके क्या करता है, CO2 को ग्रहण करता है। साथ में क्या होता है आपके 6 H2O भी आ जाते हैं जल के रंध्रों के द्वारा, और इसके द्वारा क्या बनता है, प्रथम स्थायी यौगिक क्या बनेगा, PGA बनेगा, जो क्या होता है 3 कार्बन का होता है, 12 अणु बनते हैं। ये दूसरी अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार से आप अभिक्रिया इसके द्वारा बना सकते हैं। अब तीसरी अभिक्रिया किस होगी, किस प्रकार होगी, देखिए वो समझ लीजिए सिंपल सा कि भाई तीसरी अभिक्रिया में क्या काम करेगा कि वे फास्फोग्लिसरिक अम्ल का आपके क्या गया, फास्फोलिकरण। तो फास्फोलिकरण लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे अभिक्रिया कि भाई 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, ठीक है। ये आपके एंजाइम कौन सा जाएगा, फास्फोग्लिसरिक आपके काइनेज, ठीक है। क्या जाएगा, फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम आ जाएगा। पीछे क्या लगाना है, एंजाइम क्या हो जाएगा, काइनेज। जैसे ये अभिक्रिया होगी, यहाँ एंजाइम क्या हो जाएगा, फास्फोग्लिसरिक काइनेज। बस ये एंजाइम लिख दिया, ठीक है। क्या हो रहा है, ATP टूट रही, कितनी ATP, 12 ATP। क्या किसमें, ADP के अंदर। ये अपन लिख देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे इस प्रकार से। और साथ में फास्फोट क्या बनेगा, ठीक है, कि इससे क्या बनता है आपके 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल। बस ये तीसरी अभिक्रिया होगी। चौथी अभिक्रिया में क्या होगा, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये बनेगा। फिर इस प्रकार से तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप पूरी अभिक्रियाएं लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस आरेख के द्वारा अपना अभिक्रिया बना सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ फास्फोलिकरण वाला होता है ATP का, ADP में टूटना। अपचयन वाला होता है रिडक्शन, जिसमें NADPH2 होता है और NADP में टूटता है, क्योंकि आपको पता है ऊर्जा शोष का कार्य करता है, स्वांगीकरण की जरूरत है, ठीक है। इस प्रकार से फिर आगे क्या करता है आपके, ये अभिक्रिया चलती रहेगी। फिर आपके 3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड होगा, इसका 2 अणु इधर निकल जाते हैं, ठीक है, 12 अणु में से। और 10 अणु जो होते हैं वो आपके क्या बनाते हैं, जाइलुलोज फास्फेट बनाते हैं। और एक इसमें टूटता है 5 राइबोज फास्फेट के अंदर टूटता है। ये राइबोज क्या करता है, वापस RUBP की उत्पत्ति करता है। RUBP की उत्पत्ति क्यों जरूरी है कि भाई अपन को ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। भाई CO2 मतलब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6, CO2 में कितने कार्बन होते हैं, 1। तो कम से कम 6 कार्बन मिलेंगे, CO2 के 6 अणु मिलेंगे, तब जाके क्या बनेगा आपके ग्लूकोज का अणु बनेगा। तो ये जितनी बार घूमता रहेगा। RUBP जरूरी है, क्योंकि भाई RUBP नहीं होगा CO2 ग्रहण कौन करेगा। तो CO2 ग्रहण करने के लिए RUBP की उपस्थिति जरूरी है, तो RUBP होनी चाहिए। और ये चक्कर क्या होता है, बार बार चलता रहेगा। इस प्रकार से क्या होगा, इसमें आपके फाइनली अपन को हेक्सो सर्कल है, ग्लूकोज का निर्माण होगा। और अपन ये चाहते हैं। अब देखिए इसमें अपने C3 जो चक्र है, ठीक है, इसमें अपन को कितने ATP की आवश्यकता पड़ती है, कितने आपके कार्बन आपके NADP की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इस आरेख में देखिए कितनी ATP की जरूरत पड़ती है अपन को ग्लूकोज बनाने के लिए। देखो 6 ATP यहाँ काम आ रही है, 6 और 12 ATP यहाँ काम आ रही है, 18 ATP काम आ रही है, बस और कहीं नहीं है। और कितने NADPH2 काम आ रहे हैं, 12। तो कितने ATP की जरूरत पड़ी, 18 ATP व 12 NADPH2 की आवश्यकता पड़ती है। इतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है C3 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यह C3 साइकिल आपका कंप्लीट है मेरी तरफ से। मैंने आपको पूरा बता दिया अभिक्रिया किस प्रकार से। यदि आप एक और देख लीजिए, आप पूरी अभिक्रिया खुद बनाइए, फिर आप अपनी बुक से मैच कीजिए, नोट्स आपको PDF मिल जाएगी, उसमें से देखिए आपकी सही है कि नहीं है, ठीक है। अभिक्रिया को रटा नहीं मारना, बस ये आरेख समझना आपको, कहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना। कितने भाग, एक तो फास्फोलिकरण क्रिया होती है, कार्बोक्सिलीकरण क्रिया होती है, अपचयन क्रिया होती है, 3 क्रिया होती है, ठीक है।
फर्स्ट तो यहाँ से स्टार्ट होता है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा अपचयन और तीसरा पुनरुद्भवन। किसका पुनरुद्भवन? आरयूबीपी का रीजनरेशन। 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन किसका? आपके आरयूबीपी का। आरयूबीपी की पुनरुत्पत्ति की जरूरी क्यों? कि आरयूबीपी नहीं होगा तो CO2 को ग्रहण कौन करेगा? CO2 को ग्रहण कौन नहीं करे, CO2 ग्रहण नहीं होगी तो आपकी आगे प्रोसेस साइकिल चलेगा कैसे, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, तो ये C3 साइकिल कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद पढ़ेंगे C4, फिर कैम प्लांट्स, फिर आप मैं प्रकाश शोषण पढ़ूंगा तो वापस इस चक्कर में C3, C4, कैम प्लांट्स तीनों की कंपेयर करूंगा, सबसे बेस्ट कौन है, किसमें क्या डेवलपमेंट हो जाते हैं, ये बात होगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया किसी बच्चों को डाउट है प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ये आपके पादप भोजन कैसे बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, उसका भी मैंने रीजन दे दिया, इसका क्यों आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, सब चीज़ें होगी। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं, इसलिए एक चक्कर की बात करते हैं, C4 चक्कर की बात करते हैं कि भाई C4 चक्र क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसका किस प्रकार से कार्य किया जाता है, इसकी बात करते हैं। देखिए C4 चक्र की बात करते हैं। देखिए स्लेक चक्र ऐसे कहते हैं C4 चक्र। देखिए इसकी बात करते हैं, पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किसने बताया, कब बताया, किसमें खोज की, क्या है इसकी विशेषताएं, उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले कैप्रीलो ने मक्का पर तथा कोरचाक व सहयोगियों ने गन्ने की पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण के अध्ययनों में पाया कि CO2 ग्रहण करने के पश्चात प्रथम स्थायी यौगिक C3 चक्र के अनुरूप नहीं आता है। मतलब C3 चक्र की खोज होगी, केल्विन बेंसन ने बताया, फिर उसके बाद आपके कैप्रीलोव ने मक्का पर और कोरचक और इसके सहयोगी जो साथ में वैज्ञानिक उन्होंने गन्ने की पत्तियों पे प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया, तो इन्होंने पाया कि भाई पादप जो CO2 ग्रहण कर लेता है तो CO2 ग्रहण करने के बाद जो प्रथम स्थायी यौगिक है वो PGA नहीं मिला इनको। क्या नहीं मिला? PGA, फास्फोग्लिसरिक अम्ल या 3 कार्बन वाला C3 चक्र के अकॉर्डिंग नहीं मिला। तो फिर इनको क्या प्राप्त हुआ? तो इनको प्राप्त हुआ था 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या प्राप्त हुआ? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ। किसको? कैप्रीलोव ने मक्का पे अध्ययन किया था, कोरचक ने गन्ने पे अध्ययन किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा भाई प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया, तो इनके अनुसार तो क्या होना चाहिए कि CO2 ग्रहण करने के अनुसार केल्विन बेंसन का अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए? PGA मिलना चाहिए। जबकि इनको PGA नहीं मिला, 4 कार्बन का क्या मिला? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अम्ल प्राप्त हुआ। उसके बाद में क्या किया कि कुछ समय बाद में 2 वैज्ञानिक आए, हैच तथा स्लेक। हैच व स्लेक आए और इन्होंने उपरोक्त जो भी है परिणामों की पुष्टि करते हुए इन्होंने कहा कि इस चक्र का पूर्ण परिपथ खोज निकाला और किसे बताया कि इसे हैच स्लेक चक्र का, और प्रथम जो कार्बन बनता है वो 4 कार्बन
कहा होता है, इसलिए चक्र को C4 चक्र भी कहा गया। ठीक है, और ये चक्र जो एक बीजपत्री पादप जो होते हैं, एक बीजपत्री पादप जैसे मक्का है, आपके बाजरा है, गन्ना है, के अतिरिक्त आपके द्विबीजपत्री पादप जो है, द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप कौन कौन से? एमेरेंथस, यूफोर्बिया। ठीक है, इन पादपों में भी पाया जाता है। सारांश क्या निकला कि भाई कैप्रिलोव ने आपने मक्का पे, कोरचौक ने गन्ने पे अध्ययन करके बता दिया कि भाई प्रथम जो उत्पाद है वो CO2 ग्रहण करने के बाद पीजे का अकॉर्डिंग नहीं मिलता, मतलब C3 चक्र का अकॉर्डिंग नहीं मिलता। ठीक है, उन्हें ऑक्जेलोसिटी मिला 4 कार्बन वाला। फिर HCl चक्र ने इसको पूरा चक्र या आरेख प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने समझाया कि भाई C3 की जगह C4 4 कार्बन वाला यौगिक मिलता है जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसे OAA कहा जाता है। ठीक है, और ये इन्होंने मक्का, बाजरा, ये गन्ना, ये एक बीजपत्री पादप के अलावा ये एमेरेंथस के अंदर, यूफोर्बिया के अंदर भी ये क्रिया देखी जा सकती है। तो आपको किसी ने पूरे C4 प्लांट्स के नाम बताए तो ये पाँच आपके नाम हो गए C4 प्लांट्स के। ठीक है, तो अलग से वो चीज़ याद करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई एक बीजपत्री की पूछो दिए हो गए, और द्विबीजपत्री की बात करें तो ये हो गए सामान्य सी। अब देखिए बात करते हैं आगे कि भाई C4 संरचना जो है इसकी क्या विशिष्टता है, C4 चक्र क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए C4 संरचना को समझने के लिए थोड़ी देखो कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो भी आगे काम आएगी, और एग्जाम के हिसाब से मैं तो C चक्र की जो क्रियाविधि है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ पाएंगे, आज नहीं पाएंगे। कल अपन इसको C4 चक्र को आरेख बना के समझेंगे किस प्रकार से क्रिया होती है, C3 C4 में क्या आपके मुख्य रूप से अंतर पाया जाता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए अपन इसकी संरचना पढ़ते हैं कि C3 जो C4 प्लांट्स है इनमें C3 प्लांट्स की तुलना में क्या अलग चीज़ें पाई जाती है। देखिए C4 पादपों संरचनात्मक, C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता। क्या अंतर है, क्या विशिष्टता पाई जाती है। देखिए कि वे C4 पादपों की पत्तियों में 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिका पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। क्या पाई जाती है? प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, कौन सी पाई जाती है? एक होती है, इसे बोलते हैं पर्णमध्योतक कोशिकाएं, इंग्लिश में कहा जाता है मेसोफिल, और एक पाई जाती है आपके पूल आचित कोशिकाएं, जिसे कहा जाता है बंडल स्थित सेल। ठीक है, अब देखिए पूल आचित कोशिकाएं जो होती है वो सेवन फूल के चारों ओर 1 या 2 स्तरों में माला के रूप में व्यवस्थित होती है। कि वे पूल आचित कोशिका जो होती है, जैसे ये सेवन फूल हो गया, सेवन फूल में जाइलम फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम, इस प्रकार से पाया जाता है। तो इसके चारों तरफ क्या होगी आपके 1 या 2 स्तर के रूप में क्या होती है आपके माला के रूप में। माला कैसे होती है? इस प्रकार से कि 1 या 2 स्तर के रूप में इसके चारों तरफ पाई जाती है। किसके? सेवन फूल मतलब हो गए आपके जाइलम फ्लोएम, इनके चारों तरफ इस प्रकार से क्या होती है आपके माला के रूप में व्यवस्थित होती है। 1 या 2 तो अपन 2 बना लेते हैं, 1 या 2 स्तर होते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 स्तर हो सकते हैं, अपन दोनों बना लेते हैं, 2 स्तर बना लेते हैं। इस प्रकार से क्या होती है पाई जाती है। कौन? पूल आचित कोशिका। कहाँ पर? जो आपके सेवन फूल होते हैं, सेवन फूल मतलब जाइलम फ्लोएम, ऐदा भी होती है। ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर इस प्रकार से। तो इसे क्या कहते हैं अपन? बंडल स्थित कोशिका कहते हैं। और ये जो आपके माला के रूप में व्यवस्थित होती है, जर्मन भाषा में से क्या कहा जाता है? क्रेंज कहा जाता है। कि पत्तियों की इस तरह की जो शारीरिकी ऐसे क्या कहा जाता है? क्रेंज शारीरिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेंज शारीरिकी। कि भाई इस प्रकार से माला के रूप में पाया जाना क्या कहलाता है? क्रेंज शारीरिकी कहलाता है, क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। ध्यान रखना एग्जाम के साथ से महत्वपूर्ण। क्रेंज एनाटॉमी किन पादपों में पाई जाती है, क्या होती है? ठीक है, तो क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। और इसके अलावा क्या है कि C4 पादपों की पत्तियों में 2 प्रकार के हरितलोक पाए जाते हैं। कि विपर्ण मध्योतक जो होती है इस कोशिकाओं में क्या होते हैं? हरितलोक कैसे होते हैं? छोटे। कि विपर्ण मध्योतक कोशिका जो होती है इसमें हरितलोक कैसे पाए जाते हैं? हरितलोक क्या होते हैं? छोटे। और क्या हो जाते हैं? सुविकसित होते हैं। हरितलोक क्या होते हैं? छोटे और सुविकसित और ग्रेनायुक्त होते हैं।
ग्रेना आप जानते हैं, बात हो चुकी, ग्रेना युक्त होते हैं। और जबकि आपके फूल आच्छादित कोशिका मतलब क्या होते हैं? आकार में बड़े, आकार में बड़े वे ग्रहणाविहीन, ग्रहणा नहीं पाई जाती किसके अंदर? आपके फूल आच्छादित कोशिकाओं के अंदर। और थाइलेकोइड केवल स्ट्रोमा पटलिकाओं के रूप में पाया जाता है। C4 पादपों में प्रकाश अभिक्रिया जो होती है पर्णमोदित कोशिकाओं में तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया फूल आच्छादित कोशिकाओं में होती है। कि भाई इसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रकाशिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। और जबकि आपके फूल आच्छादित जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होती है? फूल आच्छादित। कहने का मतलब जो हुआ कि पादपों को जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी वो आपके C4 प्लांट में कहाँ पे होगी? फूल आच्छादित कोशिकाओं में संपन्न होती है। और इसमें क्या होती है? आपके जो आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया हम लोग है CO2 स्वांगीकरण, CO2 को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसकी बात हो रही है। इस प्रकार से ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। किनके अंदर? आपके C4 प्लांट्स के अंदर। कि पर्णमोदित कोशिकाएं क्या होती है और फूल आच्छादित कोशिकाएं क्या पाई जाती है? महत्वपूर्ण क्या? क्रेंज शरीर की और फूल आच्छादित कोशिकाएं अलग है, क्योंकि पर्णमोदित कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? आपके C3 प्लांट्स के अंदर भी होती है। अब देखिए C4 चक्र की क्रियाविधि जो है कि C4 चक्र जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। इसकी बात जो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में करूँगा कि इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्वता है, इसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रहेगा HH चक्कर के बारे में, ठीक है। बाकी जो इसकी डिटेल है कि भाई C4 प्लांट्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है, इसकी क्या महत्वता है, किस प्रकार से इसका प्रोसेस रहता है, इसकी सब बात कर अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।